हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर और लेंस प्रिज्म ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम लोगों का जो नेक्स्ट उसमें टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होती है जो हमारी आँख की जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है। कहने का मतलब ये है, इसको हम दो टाइप में पढ़ेंगे, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। दो तरीके का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो छोटे से ऑब्जेक्ट को, यानी जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इन सब को बड़ा करके दिखाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। और जो बहुत दूर की वस्तुओं को हम देखने में हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है, वो होता है टेलीस्कोप। यहाँ पर माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में दो तरीके के माइक्रोस्कोप हमारे सिलेबस में पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत कम होता है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, यानी जो आवर्धन क्षमता है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमको डिटेल में इसमें पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद से बात करें टेलीस्कोप में भी, तो टेलीस्कोप में भी दो तरह के टेलीस्कोप पढ़ना है। एक पढ़ना है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक पढ़ना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप जिसमें केवल लेंस लगे होते हैं, और रिफ्लेक्टिंग में लेंस के साथ मिरर भी यूज किया जाता है। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करें तो इसमें भी दो तरह का होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक होगा टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी दो है, एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप और एक कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। हम लोग पहले यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप की। जैसे देखो यहाँ बनाया गया है कुछ, तो यह है एक सिंपल माइक्रोस्कोप। पढ़ेंगे तो बताएंगे सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमारा होता है वो सिंपल एक कन्वेक्स लेंस ही होता है, एक सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में जानेंगे। और ऐसा आप लोग देखे होंगे ज़रूर, यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ जाननी है, जैसे कि है विजिबल एंगल या एंगल ऑफ विजन, जिसको हम लोग दर्शन कोण के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एक फिगर बनाया गया है कि यहाँ पे अगर ये आई है, यहाँ पे आँख है, और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारी आँख पर कितना कोण बना रहा है। जैसे ये ऐसा बना है तो ये आँख पर कितना कोण बना रहा है, इसी को दर्शन कोण कहा जाता है। सोचो कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ के बजाय अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, या यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाए, या ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, ऑब्जेक्ट आँख के पास जितना पास चलता जाएगा ये ऑब्जेक्ट उतना हमको बड़ा दिखाई देता है। और ये ऑब्जेक्ट जितना दूर होता जाएगा ये ऑब्जेक्ट उतना छोटा दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारी आँख के ऊपर जितना बड़ा कोण बनाएगा, जैसे पास आएगा तो कोण बढ़ेगा, जैसे पास आएगा तो एक कोण क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कोई वस्तु आँख के पास आती है, दर्शन कोण का मान बढ़ता है, और दर्शन कोण का मान बढ़ने से वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। और कोई वस्तु आँख से बहुत दूर होता है तो दर्शन कोण का मान, जैसे मान लो ये वस्तु यहाँ चली जाए तो ये कोण और क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो ये वस्तु दूर जाएगी तो दर्शन कोण का मान कम होगा, जिससे वस्तु छोटी होती दिखाई देगी। और वस्तु पास आएगी तो दर्शन कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो जिसके कारण वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी। वही लिखा गया है यहाँ पर सिंपल में कि वस्तु जितनी पास होगी दर्शन कोण बड़ा होगा और वस्तु बड़ी दिखाई देगी। दूसरा लिखा है कि वस्तु दूर होगी तो दर्शन कोण छोटा होगा, वस्तु छोटी दिखाई देगी। तो यही यहाँ बताया गया है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी वस्तु की जो हाइट होती है वो विजुअल एंगल के समानुपाती होता है। यानी विजुअल एंगल बढ़ेगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद छोटा सा एक और चीज़ समझ लेते हैं, फिर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। एक है मैग्नीफिकेशन पावर, यानी आवर्धन क्षमता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, जैसे चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाए, चाहे टेलीस्कोप हो जाए, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाए, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे इसमें से हमको ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है।
जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, मान लो कोई एक माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करके हमको दिखाता है, यही इस ऑब्जेक्ट मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर होगा। तो हमको वही मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, मेनली काम हमारा यही है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला हमको याद रखना है, ये फार्मूला हमको याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन पावर या मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अपान वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण जब वस्तु डी पर स्थित हुई। ये एक फार्मूला हमको मेनली याद रखना है। और इस ऊपर वाले को बीटा और इसको अल्फ़ा से हम लोग दिखाते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपन अल्फ़ा, यानी m इक्वल टू हो जाएगा अंतिम प्रतिबिंब यानी फाइनल इमेज के द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण अपान वस्तु के द्वारा बना कोण दर्शन कोण जब वस्तु d दूरी पर स्थित हो। d मीन्स नियर पॉइंट, d मीन्स नियर पॉइंट यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। d क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसी को मेन याद रखना है हमको। मेन याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमको चाहिए कि फाइनल इमेज के द्वारा आँख पर कितना कोण बन रहा है वो अपान वस्तु द्वारा कितना कोण बन रहा है। और एक स्पेशल केस है जब वस्तु डी पर स्थित है तब की बात हो रही है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है हमारा वो एक सिंपल लेंस ही है और भी हमारा उत्तल लेंस है, सिंपल उत्तल लेंस। और इसमें करते ये हैं कि ये कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सपोज करें कि ये इसका जो रे डायग्राम है, जो इसका रे डायग्राम वो कुछ इस तरह से बनाते हैं हम। इसका रे डायग्राम, ये रे डायग्राम है। जैसे कि एक कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ रखा गया है। तो इससे जब इमेज हम बनाएंगे तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर एक लाइट ऐसे भेजें तो ये फोकस होकर चला जाएगा और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से भेजे तो ये सीधे चला जाएगा। तो यहाँ तो ये पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे, नहीं ऐसे सॉरी पैरेलल नहीं, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे फैलते जाएंगे तो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहाँ कट करता है और यहीं पर क्या बनता है हमारा इमेज बनता है। तो हम देख रहे हैं, अगर यहाँ से हम देखें इस यहाँ से अपनी आँख इसके जस्ट पास करके आँख से इसको देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ये इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होकर इतना बड़ा सा हमको क्या होगा दिखाई देगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये क्या होता है, तो उसके लिए हम देखें। अगर इसका हम आवर्धन क्षमता निकालना चाहें तो आवर्धन क्षमता ये बताएं m इक्वल टू बीटा अपन अल्फ़ा। बीटा क्या है? बीटा और इस अंतिम प्रतिबिंब यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है इस प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर, ये जो आँख है इस आँख पर बना कोण है। और नीचे क्या है? ये वस्तु के द्वारा बना कोण है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? डी पर स्थित हो। डी मतलब न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, तब ये अल्फ़ा की बात करते हैं। सपोज करो यदि अल्फ़ा और बीटा बहुत छोटे कोण हो तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 10 अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू 10 बीटा। अगर यहाँ से हम आगे चलें, अगर m इक्वल टू, तो यहाँ से हम m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा की जगह पर 10 बीटा और अल्फ़ा की जगह पर 10 अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, इस 10 बीटा का मान निकालेंगे और 10 अल्फ़ा का मान निकालेंगे और इस ला के यहाँ पर इसमें रख देंगे। तो ठीक है, इसको हम लोग इसमें निकालते हैं। तो देखें यहाँ पे त्रिभुज OAB में, तो त्रिभुज OAB बीटा क्या है पहले तो जान लेते हैं। बीटा क्या है? बीटा प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है। तो देखें यह है प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना। मान लो यहाँ पर अगर ये आँख है, जस्ट यहाँ से अगर इसको हम देख रहे हैं तो यही कोण होगा। तो इस कोण में ये देखें ये वाला ये प्रतिबिंब के द्वारा यहाँ पर बना कोण है। तो चाहे हम यहाँ से कोण देखें चाहे यहाँ से कोण देखें, कोण तो ये वही होगा और एक कोण क्या होगा? बीटा। हमको यही बीटा कोण निकालना है। तो हम इस वाले एंगल में न लेके, इस वाले बड़े वाले में न लेके छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम इसको ले रहे हैं। तो जब छोटे से ट्रायंगल में लिया जाए, जैसे यहाँ देखें, यहाँ से इस छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे लेंगे
तो ये बीटा निकल जाएगा हमारा। तो बीटा निकालने के लिए हम यहाँ निकाल रहे हैं 10 बीटा इक्वल टू, हम जानते हैं 10 बीटा यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर ए बी और ये हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी अपन ए ओ ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बीटा निकाल लिया, तो बीटा इक्वल टू हमारा आ गया ए ओ अपन, यहाँ देखें ए ओ अपन ए ओ और ये ए बी, तो यहाँ रख दिया गया ए बी अपन ए ओ। अब 10 अल्फ़ा निकालना है, मेन इसी को समझना है 10 अल्फ़ा कैसे निकलेगा। तो देखें यहाँ पे 10 अल्फ़ा के लिए कहा गया था कि अल्फ़ा एक ऐसा एंगल है जब वस्तु डी दूरी पर स्थित हो। इसके लिए हमको इसमें ला के इसको नहीं देखना है, इसको हम वस्तु को अलग से ऐसे देखें। अब ये ना कहना कि यही वस्तु है और यहाँ पर अल्फ़ा कोण बना, नहीं ऐसा नहीं। ये वस्तु कब अल्फ़ा देखना है, अल्फ़ा तब देखना है जब वस्तु कितना दूरी पर स्थित हो, डी दूरी पर स्थित हो। तो इसके लिए एक सबसे सिंपल है कि इसको अलग एक फिगर बना कर समझें। जैसे मान लो ये वस्तु है, ए भी एक वस्तु है और ये आँख है, यहाँ पे आँख से कितनी दूर वस्तु रखी गई है, स्मॉल डी दूरी पर, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यहाँ रखी गई है। तब ये वस्तु के द्वारा जो आँख पर कोण बनता है वो अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा यहाँ से निकाला जाएगा, तो यहाँ 10 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी, तो परपेंडिकुलर यहाँ लिख दिया गया ए बी और बेस कितना है डी, तो यहाँ लिख दिया गया डी। अब क्या किया गया है 10 बीटा और 10 अल्फ़ा इन दोनों का मान इन समीकरण एक में ले जाकर रखेंगे तो एम का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे ला के रख दिया गया है ये वैल्यू 10 बीटा की वैल्यू यहाँ और 10 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ। जब इसमें हम पुट करेंगे तो एम इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपान ए ओ और ए बी अपान डी। ए बी से ए बी कट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, डी हमारा ऊपर चला जाएगा तो डी अपान ए ओ आ जाएगा। डी अब एम इक्वल टू यानी आवर्धन जो हमारा आ गया, यानी आवर्धन क्षमता जो हमारा आया वो आ गया डी अपान ए ओ। अब क्या किया यहाँ पे हम इस ए ओ का मान यहाँ रख दिया। ध्यान से देखें यहाँ पे ए ओ, ए और ये है ओ, ए ओ के ये है वस्तु और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है यू। चूँकि हम यहाँ पर u वस्तु की दूरी को लेते हैं, यहाँ आँख के बगल में है तो इसीलिए हम u को यू ई यानी आई के पास में है तो इसीलिए इसको यू ई बोला जा रहा है। तो यू ई लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पर हम दो बार वस्तुओं को लेंगे तो यू ई अभी जान लें कि आँख के पास वस्तु होती है तो उसको यू ई से हमको दिखाना है। तो ए ओ की जगह पर कितना रख लें यू ई, तो ए ओ की जगह पे यहाँ पर रख दिया गया यू ई। तो एम इक्वल टू आवर्धन हमारा आ गया डी अपान यू ई। अब यहाँ पर ये जो आवर्धन हमारा निकला है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए m इक्वल टू डी अपान यू। डी हमारा है स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी, जो डी की वैल्यू होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर और यू ई वस्तु की दूरी है जो यहाँ पे यू ई लिखा गया है, यानी m इक्वल टू डी अपान यू ई। यहाँ पर दो केस बनते हैं, दो केस में पहला केस यहाँ पर लिखा गया है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। मान लें कि जो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ये प्रतिबिंब अगर यह प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब, मतलब कि ये प्रतिबिंब अगर आँख से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए, कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब तो ये वस्तु और बड़ा दिखाई देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोई भी प्रतिबिंब या कोई वस्तु ही समझ लें, अगर ये वस्तु हमारी आँख के बिल्कुल पास होगा तो ये वस्तु बड़ा दिखाई देगा। बड़ा तो बन ही रहा है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि ये वस्तु आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बने तब तो ये और बड़ा दिखाई देगा। तो वही कंडीशन यहाँ लिया जा रहा है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, यानी जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन जाए, तब वो उस टाइम हमको अधिकतम आवर्धन मिलेगा। यानी वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो बहुत बड़ा बनेगा। कब? जब वो स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बने तब। तो इसके लिए कंडीशन में क्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो v का मान होगा, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, जो यहाँ v होगा उस v को हम लोग -d ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये जो v है ये कितना दूर पर बनेगा, अब d दूरी पर, और दूरी इधर है, इधर ले रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं। तो यहाँ पे v अगर -d और u हमारा कितना है, u तो हमारा -u ही है। तो यहाँ पर लेंस फार्मूले से लेंस फार्मूला
1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये होता है। तो यहाँ पे अगर सबकी वैल्यू पुट कर दिया जाए तो 1/f इक्वल टू v की जगह पे -d और u की जगह पे -ue, इसको इधर कर लें प्लस हो जाएगा तो 1/f प्लस 1/d और ये इधर ही रह जाएगा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/ue अभी हो जाएगा 1/ue इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, यही हमारा हो गया। यहाँ से अगर हम d से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, d से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा d/ue इक्वल टू d/d और प्लस d/f, ये हो जाएगा। d से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ। और d/ue अभी हम लोग इसके बारे में देखे हैं कि d/ue अगर यहाँ दिखा है d/ue को क्या बोला जाता है, आवर्धन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m और ये d से d कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस d/f। तो यहाँ पे आवर्धन क्या आ गया, आवर्धन जो क्षमता हमारी है, आवर्धन क्षमता कितना आ गया, d इक्वल टू 1 प्लस d/f, ये इतना हमारा ये एक फार्मूला मिला। और ये तब है जब जब अंतिम प्रतिबिंब d पर बने, यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब ये आवर्धन क्षमता निकलेगा और ये आवर्धन क्षमता मैक्सिमम होता है। यहाँ पर अब जो दूसरा यहाँ पर जो नोट यानी जो केस सेकेंड होगा हमारा, केस सेकेंड, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस टाइम आवर्धन हमारा जो आवर्धन होगा वो मिनिमम होगा, यानी मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम यानी कम होगा, सबसे कम। कैसे, तो अगर इसको हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आवर्धन अगर अनंत पर बनेगा यानी जो v होगा वो हमारा क्या होगा, अनंत, और जो u होगा वो तो u हमारा -u ही होगा। तो लेंस फार्मूले से फिर से वही लेंस फार्मूले का अगर हम यूज करें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ue, या u ही है, इसको हम u बोलें u, और इसके जगह पे 1/f, इसके जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं अनंत और इसकी जगह पे -ue, इसको 1/∞ हमारा 0 हो जाएगा ये, तो 1/∞ 0 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f, इसको हम लिख लें ऐसे 1/ue इक्वल टू 1/f, इतना आ जाएगा। अगर d से मल्टीप्लाई कर दें, d से गुणा करने पर दोनों तरफ, तो हो जाएगा d/ue इक्वल टू d/f, और d/ue अभी यहाँ दिखाया गया ऊपर, अगर देखें यहाँ पे d/ue m होता है, तो d/ue की जगह पे, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो इसकी जगह पे अगर हम पूरे की जगह पे m रख दें तो m इक्वल टू आ जाएगा d/f, और ये जो m होगा ये कैसा होगा, ये होगा मिनिमम, यानी एक हमारा आवर्धन आ गया m मिनिमम इक्वल टू d/f, ये हमारा आवर्धन निकल गया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब हमारा m मिनिमम होगा और इसको निकालने का फार्मूला होगा d/f। अब हम यहाँ पे अगर इसको हम समराइज करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा सिंपल, एक मिनट, ये जो हमारा, इसको समराइज करें तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता निकल के आई है, आवर्धन m इक्वल टू वो हमारा आया है, जो m हम लोग निकाले हैं वो हमारा आया है d/u
UE ये हमारा आवर्धन इसका निकल के आया है। और इसके ही दो केस बने हुए हैं, इसके दो केस आवर्धन के। इसका पहला केस है कि व्हेन फाइनल इमेज formed at D, और दूसरा है कि when final image formed at infinity। और इसको जब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास यानी जब डी पे बनता है तो हमारी आँख को उसको देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। यानी कहने का मतलब कि उस टाइम हमारा आँख स्ट्रेस में होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस आई वाला केस है। और इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई केस बोलते हैं इसको। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु आँख के बहुत पास होती है तो उसको देखने में हमारी आँख पे तनाव पड़ता है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस आई केस बोला जाता है। और कोई मान लो ये आँख, जैसे यहाँ पे मान लो कोई आँख, यहाँ पे आई है आँख है और कोई वस्तु बहुत दूर हो तो आँख को इसको देखने के लिए रिलैक्स फील होता है, मतलब इसमें ज़्यादा आँख में तनाव नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए इसको रिलैक्स्ड आई केस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि दो केस देखे कि स्ट्रेस आई वाले में इसमें जो हम आवर्धन निकाले हैं m वो हमारा आया है इसमें। इस केस में जो हमारा m हम लोग निकाले हैं वो हमारा आया है 1 + D/F, ये हमारा आवर्धन आया है। और ये जो हमारा आवर्धन आया है ये मैक्सिमम था, अधिकतम था। और इसमें जो हम आवर्धन निकाले थे वो मिनिमम आया है। और ये हमारा आया है D/F। तो ये हमारा एक ये आवर्धन और एक ये है अधिकतम, ये है अधिकतम आवर्धन। अगर हमको पाना है तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? अंतिम प्रतिबिंब हमारा डी पे बनना चाहिए। अगर हम मिनिमम आवर्धन चाहते हैं कि वो किसी वस्तु को मिनिमम आवर्धित करे, मिनिमम उसको मैग्नीफाई करे, तो उसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बने? हमारा इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए तो 3 इसमें फार्मूले हमारे मिले मेन। अगर देखें सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला ये है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हमारा डी पे बने, इमेज जब हमारा डी पे बने तो उसके लिए आवर्धन के लिए फार्मूला ये यूज करेंगे। और इसके लिए ये अगर देखें, अगर इसमें थोड़ा ध्यान से, तो जो आवर्धन हमारा यहाँ पे अगर इसको नोट करके लिख लें तो इसमें जो एक आवर्धन हमारा मिला वो हमारा D/F से ये सबसे मिनिमम है, यानी इससे बड़ा होगा। ठीक है, जो m का मान है इससे क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। और किसके बराबर या किससे छोटा हो सकता है? इसके बराबर 1 + D/F से छोटा होगा या इसके बराबर होगा, यानी ये इससे बड़ा ही होगा, ये मिनिमम है। और इसको कहीं कहीं FE भी लिखा जाता है, क्योंकि ये जो लेंस है उसको हम लोग आई लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि आई के पास होता है, तो इसको FE भी बोला जाता है। तो इस तरह से भी इसको हम याद कर सकते हैं। मेनली इसमें फार्मूला ही है, फार्मूला इसका हम याद करें। और ये कुछ जो यहाँ पर बताई गई है चीज़ें, ये इसके लिए जो इसका रे डायग्राम है, और रे डायग्राम से अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि उसके लिए आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला डेराइव करिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श देश की न्यूनतम दूरी तक बनता है, तो इस तरह से डेराइव करते हुए ये डेराइव करना पड़ेगा। अगर कह देता है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, उसके लिए आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला निकालिए, तो हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप्स के कंपेयर में ये ऑब्जेक्ट को, यानी जो वस्तु होती है, जैसे कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल हो उसको ज़्यादा मैग्नीफाई करता है। तो इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। इसमें भी दो केस बनेंगे, और इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।